वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। अगर मैं डीएनए के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है जिसकी डिस्कवरी एफ मिशर ने 1869 में। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है जिसकी डिस्कवरी एफ मिशर ने 1869 में की। और जो डीएनए नाम रखा था वो रखा था जकैरिस ने। जिसने रखा था? जकैरिस ने नाम रखा था। अगर मैं आगे बात करूं तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने फ्रैंकलिन और विल्किंस ने बेसिकली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए की स्टडी की थी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए की स्टडी की थी। डीएनए बेसिकली एसिडिक नेचर का है और नेगेटिवली चार्ज है। एसिडिक नेचर का है और नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहां पर फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है। देखो, डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसकी डिस्कवरी एफ मिशर ने 1869 में की। डीएनए का नाम जकैरिस ने रखा। फ्रैंकलिन और विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में से डीएनए की स्टडी की। ठीक है, और एसिडिक नेचर का है, नेगेटिवली चार्ज है और फॉस्फेट ग्रुप के कारण ये नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक नेचर का पाया जाता है। बेसिकली ये पॉलीमर है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका पॉलीमर है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। इसको समझते हैं। देखो, ये आ गई पेंटोज शुगर। अगर ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? यहां पर H, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर C, H2O, आगे जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप P डबल बॉन्ड O, OH और OH। यहां पर H होगा और यहां पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये आ गई डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, ये आ गया फॉस्फेट ग्रुप, वो आ गया नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। कैसा है? डीऑक्सी राइबोज, तो राइबो यहां से आ गया। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्यों है? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट समूह तीनों है, तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कल पड़े थे। डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बन गया। ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड इसके ऊपर प्रेजेंट है। देखो,
ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड इसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, नीचे होगा OH, ऊपर होगा H, यहां पर भी H, यहां पर भी H, क्योंकि कैसी है डीऑक्सी, नीचे H, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस। और यहां पर क्या जुड़ा है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, अब इसके ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड है, ये वही नाइट्रोजनस बेस आ गया। ये H, ये H, OH, H, H, C, H2, O, डबल बॉन्ड O, H, OH, ऊपर भी OH, नीचे भी OH। तो ये तीन क्या आ गए पॉलीन्यूक्लियोटाइड आ गए, तीन न्यूक्लियोटाइड आ गए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं तो तीन न्यूक्लियोटाइड आ गए। कैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। अब यहां पर क्या होगा देखो, अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें नेचर है H देने के लिए, एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, यहां पर OH पड़ा ही है, तो यहां पर बन जाएगा बॉन्ड ऐसे। ठीक है, कैसे बॉन्ड बनेगा देखो, 1 2 3 4 5 नंबर के कार्बन पर जो फॉस्फेट था उसका बॉन्ड बनेगा यहां पर 1 2 3 नंबर के कार्बन के साथ। ठीक है, कैसा बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैसा है एस्टर बॉन्ड था। पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है। दो एस्टर बॉन्ड बन गए देखो, एक तो ये एस्टर बॉन्ड बन गया जो पहले से बना हुआ था, एक ये नया एस्टर बॉन्ड और बन गया। ठीक है, तो बन गया फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। अब यहां देखते हैं, ठीक है, यहां देखते हैं, देखो इसको इधर ले आते हैं OH। ठीक है, अब ये एसिड है, ये क्या है एसिड है, ये क्या है एसिड है। एसिड क्या देगा H देगा, ये OH देगा, यहां पर भी बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एक ये एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड, तो ये बन गया फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड यहां पर भी। ठीक है, और ये सबसे ऊपर रहेगा। यहां पर देखो जो 5 नंबर का कार्बन है, देखो ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर का। 5 नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर जो OH है वो फ्री है। यहां पर कहीं भी 5 नंबर के कार्बन के साथ जो OH है वो फ्री नहीं है, तो ये जो दिशा है ये आ गई 5'। नीचे देखो, नीचे 3 नंबर का जो कार्बन है वहां पर जो OH है वो फ्री है, तो ये आ गई 3'। तो ये डायरेक्शन है 5' से 3'। डीएनए स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है 5' से 3', क्योंकि यहां पर ऊपर जो 5 नंबर का जो कार्बन है उसके साथ जो OH है उसके बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन वो बॉन्ड नहीं बना रहा। और नीचे 3 नंबर के जो OH है उसको बॉन्ड बनाना चाहिए, वो भी बॉन्ड नहीं बना रहा। तो डायरेक्शन क्या आ गई 5' से 3' है। अब इस नाइट्रोजनस बेस से एक नाइट्रोजनस बेस और जुड़ेगा और फिर ऐसे स्ट्रक्चर उस तरफ भी पाई जाएगी। अगर यहां पर 5' है तो इधर 3' होगा, और अगर यहां पर 3' है तो इधर 5' होगा। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट होगी। ये डायरेक्शन है किसकी फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट है, ठीक है, इसकी जो डाइएस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन है। फॉस्फेट जो डाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड जो बन रहा है,
फॉस्फेट और शुगर के बीच में ये जो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है इसकी डायरेक्शन है। यहां पर 5 डैश और यहां पर 3 डैश, उधर क्या हो जाएगी 3 डैश और 5 डैश। इसीलिए ये पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुत सारे मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना रहे हैं। किसका पॉलीमर है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। ये एक राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा राइबोन्यूक्लियोटाइड। इन तीनों ने आपस में जुड़कर एक चेन बना ली। तो ये क्या है? पॉलीमर है। किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं वॉटसन एंड क्रिक की, किसकी बात करूं? वॉटसन और क्रिक की। इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। कब दिया? 1953 में। और 1962 को वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला। रिपीट कर देता हूं, वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया 1953 में, और 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को यहां पर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। डबल हेलिक्स मॉडल था क्या? इसका जो मेन कंटेंट बोल दो या जो मेन चीज थी वो थी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। मेन कंटेंट क्या था इसका? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग थी। ठीक है, जो मेन चीज थी वो थी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यहां पर प्यूरिन्स पाए जाते और पिरिमिडिन्स पाए जाते। प्यूरिन्स पाए जाते हैं और पिरिमिडिन्स पाए जाते हैं। प्यूरिन्स जैसे ए हो गया, जी हो गया, पिरिमिडिन जैसे टी हो गया और टी हो गया और सी हो गया। प्यूरिन्स जैसे एजी और पिरिमिडिन जैसे पीसी। यहां पर 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। कितने? 4। 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडिन। यहां पर जो प्यूरिन है वो पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहां पर जैसे ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, सी जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर प्यूरिन का बॉन्ड किससे बन रहा है? पिरिमिडिन से बन रहा है। ए टी के साथ डबल बॉन्ड और सी जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया 1953 में। 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसका मेन कंटेंट था कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पाई जाती है। प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जैसे ए टी के साथ डबल बॉन्ड, सी जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अगर मैं डबल हेलिक्स मॉडल की आगे बात करूं, तो यहां पर 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स पाई जाती है।
दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पाई जाती हैं जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल है और कॉम्प्लीमेंट्री है। यहां पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पाई जाएंगी जो कि एंटी पैरेलल होंगी और कैसी होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, और इन चेन्स को आगे स्ट्रैंड नाम दिया गया। तो कहा गया कि डीएनए के दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं, ठीक है, डीएनए के दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। इन स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होगी, इन स्ट्रैंड्स की जो डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करेगी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा, और ये डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन थ्री डैश से 5 डैश है, तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसकी डायरेक्शन 5 डैश से 3 डैश होगी। देखो डबल हेलिक्स मॉडल की अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाएंगी जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है और कॉम्प्लीमेंट्री है। यहां पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है इन्हें स्ट्रैंड के रूप में बताया जाएगा। किस रूप में, स्ट्रैंड के रूप में बताया जाएगा। यहां पर दो स्ट्रैंड पाई जाएंगी। स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होगी वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा बताई जाएगी जो कि एक दूसरे के अपोजिट होगी, एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। यहां पर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन अगर 3 डैश से 5 डैश की ओर है तो दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 डैश से 3 डैश पाई जाएगी। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं, देखिए अगर मैं आगे बात करूं, देखिए ये जैसे डीएनए की दो स्ट्रैंड है, इन्हें कहेंगे हेलिक्स लेंथ। क्या कहेंगे, हेलिक्स लेंथ कहेंगे। यहां पर एक स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा रहेगा। इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये होगी हेलिक्स लेंथ जो कि होगी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी होगी, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग पाई जाएगी। और दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डायमीटर होगा वो पाया जाएगा 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितना पाया जाएगा, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग पाया जाएगा। ये हेलिक्स लेंथ है। एक हेलिक्स लेंथ में यहां पर 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पेयर पाए जाएंगे। कितने पेयर है, 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ी नाइट्रोजिनस बेस पेयर पाए जाएंगे। इस पूरी लेंथ की लंबाई है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दो नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बीच की जो लेंथ होगी वो होगी 34। टोटल कितने पाए जा रहे हैं, 10। ये होगी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग।
कितनी होगी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। इनका डायमीटर फिक्स रहेगा 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपको कम या ज्यादा होता दिख रहा है, ऐसा नहीं है, एक दूसरे पर लिपटा हुआ है। अगर इसे 3D बनाएंगे तो बेसिकली इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम रहेगी, कितनी 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की रहेगी। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अगर मुझे डीएनए की लेंथ को डिफाइन करना है, डीएनए की लेंथ को डिफाइन करना है, तो वो डिफाइन होगी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कितने न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर पाए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ये डिफाइन करेगा डीएनए की लेंथ को। जैसे 174 बैक्टीरियोफेज की बात करें, 174 बैक्टीरियोफेज की बात करूं तो यहां पर 5 3 8 6 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। ठीक है, यदि मैं यहां पर लैम्डा बैक्टीरियोफेज की बात करूं तो 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। यदि मैं यहां पर ई कोलाई की बात करूं 4.6 गुना 10 की पावर 6 न्यूक्लियोटाइड्स, और यदि मैं ह्यूमन की बात करूं तो यहां पर 3.3 गुना 10 की पावर 9, ये ह्यूमन के जीनोम में है। ह्यूमन का जो जीनोम है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का हैप्लॉइड सेट होगा उसमें कितने पाए जाएंगे 3.3 गुना 10 की पावर 9 न्यूक्लियोटाइड्स। देखो अगर आपको डीएनए की लेंथ को डिफाइन करना है तो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 174 बैक्टीरियोफेज में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया में 4.6 गुना 10 की पावर 6 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे, ह्यूमन के जीनोम में 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। अगर मैं ह्यूमन की सेल की बात करूं तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 6.6 गुना 10 की पावर 9 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। वो पूछ ले कि ह्यूमन में कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं डीएनए के, तो क्रोमोसोम की संख्या ही नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं देखो, अब हम आगे बात करते हैं चारगाव्स इक्विवेलेंसी लोकी। चारगाव्स इक्विवेलेंसी लोकी ये क्या कहता है, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। प्यूरिन की अमाउंट पिरिमिडिन के अमाउंट के बराबर होगी। जैसे प्यूरिन कौन कौन सी होगी, ए और जी, दोनों को मिला दो तो प्यूरिन आ गई,
और यहां पर डीएनए में pyrimidine कौन कौन सी पाई जाएगी, टी और सी। तो प्यूरिन की अमाउंट pyrimidine के अमाउंट के बराबर होगी। यदि मैं इसे इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा A प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो यहां पर प्यूरिन की अमाउंट pyrimidine की अमाउंट के इक्वल होती है। अब मैं बात करता हूं बेस रेशियो। बेस रेशियो अलग है, ये होता है A प्लस टी अपॉन सी प्लस जी, A प्लस टी अपॉन सी प्लस जी। ठीक है, अगर बेस रेशियो 1 आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यहां पर जितने AT पाए जा रहे हैं उतने ही CG पाए जा रहे हैं, यानी A और T जितने पाए जा रहे हैं उतने ही C और G पाए जा रहे हैं। अगर मैं मान लूं कि बेस रेशियो 1 से ज्यादा आ गया, बेस रेशियो क्या आ गया, 1 से ज्यादा आ गया, ये जो बेस रेशियो है ये 1 से ज्यादा आ गया। इसका मतलब क्या है कि इस डीएनए में A प्लस टी तो ज्यादा पाए जा रहे हैं C प्लस G की तुलना में। A प्लस टी क्या पाए जा रहे हैं, ज्यादा पाए जा रहे हैं C प्लस G की तुलना में, और ये पाया जाता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, और यदि बेस रेशियो एक से कम आ गया तो इसका मतलब C प्लस जी ज्यादा पाया जा रहा है A प्लस टी की तुलना में, या C और G के बीच में जो बॉन्ड है वो ज्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि A T के साथ ही जुड़ेगा, C G के साथ ही जुड़ेगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, A T ज्यादा पाया जा रहा है C G की तुलना में, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। और इसे कैसे लिख सकते हो, C G ज्यादा पाया जा रहा है A T की तुलना में। ठीक है, ये किसमें पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में, इसमें पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स में। तो बेस रेशियो का मान 1 से ज्यादा यूकैरियोट्स में पाया जाता है, बेस रेशियो का मान 1 से कम प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए जहां पर C और G की अमाउंट ज्यादा होगी वहां मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या वो डीएनए मेल्ट होने में टाइम ज्यादा लगेगा। यहां पर Tm ज्यादा होगा Tm डैश की तुलना में। Tm क्या है, जहां पर Cg ज्यादा पाया जा रहा है, जहां पर Cg ज्यादा पाया जा रहा है, C प्लस G ज्यादा कहां पाया जा रहा है, प्रोकैरियोट्स में। तो Tm प्रोकैरियोट का ज्यादा होगा Tm यूकैरियोट्स की तुलना में। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है प्रोकैरियोट्स का वो ज्यादा होता है यूकैरियोट्स की तुलना में। ठीक है, जल्दी से मेल्ट कौन हो जाएगा, यूकैरियोट का डीएनए, क्योंकि Tm क्या है, कम है, और लेट मेल्ट होगा कौन, प्रोकैरियोट का डीएनए। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। देखिए एक क्वेश्चन है कि यदि A यानी एडेनिन है 17%, एडेनिन कितना है 17%, तो G की वैल्यू फाइंड करो, G कितने परसेंट है। ऐसे क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में आए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कोई भी चीज 100% होती है, कोई भी चीज कितनी होती है, 100%। जैसे A T G C कितना है, 100%। हर चीज अपने आप में 100% होगी। A कितना है, 17%, प्लस A किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, T के साथ, तो जितना A होगा उतना ही तो T होगा। A 17 है तो T भी कितना होगा, 17% होगा। G बॉन्ड बनाएगा C के साथ, तो जितना G होगा उतना ही तो C होगा। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, G प्लस G, C किसके बराबर है, G के, तो ये भी
जी इज इक्वल टू 100%, यह आ गया 34% प्लस 2g इज इक्वल टू 100%, ये इधर गया तो ये बचा 2g इज इक्वल टू 100 में से 30 गया 70, 70 में से 4 गया 66, 100 में से 30 गया 70, 70 में से 4 गया 66, तो g कितना आ गया 33%, g कितना आ गया 33% आ गया। इस तरह से आप किसी की भी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो।